अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, भारत में इलेक्शंस की धूम चल रही है और आरोप एक दूसरे पे चल रहे हैं। इससे पहले ज़रा मैं ये बता दूं कि ये लव जिहाद का जो केस आया है, जिसमें कर्नाटका के कांग्रेस के कॉरपोरेटर की बेटी को लव जिहाद का निशाना बना गया, सरेआम छुरियों से मार दिया। इस मुसलमान ने, जिसकी माँ कह रही है कि मेरा बेटा इतना हैंडसम है कि लड़कियां तो इसके आगे पीछे गिरती रहती हैं, और इसने मतलब 2 साल से ये कोशिश कर रहा था कि इस लड़की नेहा को कन्वर्ट कर ले, मुसलमान बना ले। ये भारत में लव जिहाद एक ट्रेड है जिसको सुपरविज़न मिलती है वक्फ बोर्ड से, और वक्फ बोर्ड के अंडर में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मस्जिदें हैं, मज़ारें हैं, मदरसे हैं, वहाँ से इसको पूरा बैक किया जाता है। ये एक ट्रेड है और ये भारत को, सरकार को इसके खिलाफ ज़बरदस्त कोई काम करना होगा। और ये एक्सपेक्टेशन आप सिर्फ बीजेपी सरकार से कर सकते हैं, कांग्रेस या इंडी चोर चिंडी चोर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अजीज़ दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की एक स्कूल में एक हेडमास्टर के पास से पाकिस्तान का बना हुआ पिस्तौल और चाइनीज़ ग्रेनेड्स निकले हैं। कमरुद्दीन हेडमास्टर जम्मू कश्मीर के पूंछ एरिया में एक स्कूल का, उसके पास से पाकिस्तान का पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद हुए हैं और इसको अरेस्ट किया गया। 2 चाइनीज़ ग्रेनेड निकले हैं और जो माल निकला है ये इलेक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए इस्तेमाल होना था। अजीज़ दोस्तों, ये हैं स्लीपर सेल्स। अब अगर भारत घर में घुस के ना मारे तो क्या करे, क्योंकि ये सब पाकिस्तान से और चाइना से चीज़ें हो रही हैं। लेकिन चाइना भी वाया पाकिस्तान चीज़ें कर रहा है, क्योंकि चाइना का जितना भारत के साथ बॉर्डर है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और वेरी रिस्ट्रिक्टेड है, और चाइना इस किस्म का रिस्क नहीं लेता, क्योंकि फिर इसको पता है कि भारत भी रिस्पॉन्स देगा। और भारत के साथ चाइना की इतनी ज़बरदस्त ट्रेड है और वो ट्रेड चाइना के फेवर में बैलेंस है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ़ायदा कंट्री को उस वक्त होता है जब आपकी दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो फ़ायदा है। लेकिन यहाँ पे ये है कि भारत की तरफ से एक्सपोर्ट चाइना की इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन चाइनीज़ इंपोर्ट भारत में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए चाइना इस मामले में इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। लेकिन वाया पाकिस्तान ये सब चीज़ें होती हैं और भारत के पास ये आसान हल है कि घर में घुस के मारे। जिसमें कहा गया कि 2020 के बाद 20 ऐसी टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान में, जिसमें उनको लग रहा है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, भारत की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका हाथ है कि जो भारत के दुश्मन है पाकिस्तान में, एक के बाद एक कोई आके उनको मार देता है। क्या हो रहा है सर ये? भाई, जिसने भी मारा, इसमें परेशानी क्या है किसी को? हमें कोई एजेंसी का काम करेगी भाई, हम सब ने इसमें क्यों पढ़ना चाहिए? तुम यार चुनाव का इंटरव्यू कर रहे हो, कहां पाकिस्तान में घुसते हो? गार्डियन की रिपोर्ट से आपको परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, मैं तो मानता हूं अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं बस, तो फिर यार कांग्रेस को समझा दो, इतना वो नहीं मानते, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं सैयद सलाउद्दीन, अब किसने मारा, क्यों मरा, कैसे मरा, क्यों इसमें घुसना है? अब आपने देखा, अमित शाह जी ने साफ कहा कि आपको मसला क्या है, टेररिस्टों को मार रहे हैं तो फिर कोई भी मार रहा है, मारने दें यार, एजेंसियों का काम एजेंसियों को करने दें। अजीज दोस्तों, आजकल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस स्टेटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। अब मसला ये है कि इस स्टेटमेंट में ऐसा क्या गलत कहा है। उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस ने, ये राहुल गांधी ने कहा है और राहुल गांधी की वीडियोस वायरल हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम सरकार बनाने के बाद एक सर्वे करेंगे कि किसके पास कितनी संपत्ति है, यानी आम आदमियों की, और फिर उस संपत्ति को हम डिवाइड करेंगे और उसमें माइनॉरिटीज़ को सबसे ज़्यादा वो देंगे और सारा
अब जाहिर है माइनॉरिटीज तो कांगले हैं, आम मुसलमान, और उनको सारा कुछ दिया जाएगा। और यही चीज़ कांग्रेस की पिछली सरकार में उनके प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि जितने भी भारत के रिसोर्सेज हैं उस पर मुसलमानों का पहला हक है। अब इस पर इंटरनेशनल मीडिया शुरू हो गया, ज़ाहिर होना ही था। टाइम मैगजीन लिख रहा है कि नरेंद्र मोदी कैंपेन रैली में हेट स्पीच कर रहे थे, और ज़ाहिर है अरमानी सईद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ये लिखा है टाइम में। तो ये तो नॉर्मल है पाकिस्तान में, तो आपको पता है कि इस टाइप की चीज़ें होती हैं। इसमें सबसे फ़नी चीज़ जो पाकिस्तान की तरफ से हुई ना, वो पाकिस्तान के टॉप के एंकर हैं। पिछले 22-23 साल से तो मैं इनको देख रहा हूँ, ये प्राइम टीवी पे बैठ के एंकर का प्रोग्राम करते हैं, हामिद मीर। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। अर्बन नस्ल की सोच यानी कि अरब नस्ल की सोच आपका और हमारा मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। और घुसपैठिया कहा है उन्होंने तमाम मुसलमानों को। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो एक तरफ तो जो मोदी साहब हैं, इनको कुछ अरब ममालिक में बुलाकर अवार्ड दिए जाते हैं, इनके गले में कीमती हार डाले जाते हैं। दूसरी तरफ ये मोदी साहब और अपने आप को बहुत हाईली एजुकेटेड समझते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जब उसामा बिन लादेन मोस्ट वांटेड था, तो ये उसामा बिन लादेन के पहाड़ों में गार के अंदर जाके उसका इंटरव्यू करके आए थे। हामिद मीर कहते हैं कि मोदी ने कहा कि अर्बन नस्ल यानी जनरेशन, और अर्बन मतलब अरब कंट्रीज, अर्बन नस्ल के लोग हैं ना, वो ख़राब हैं और ये सब भारत में मामला ख़राब कर रहे हैं। और घुसपैठिया का तो भाई साहब अर्बन नक्सल है। और हमारे विवेक अग्निहोत्री जी ने अर्बन नक्सल के ऊपर पूरी एक किताब लिखी, कहाँ है, मेरे पास थी, उन्होंने मुझे ये साइन करके दी थी। तो अर्बन नक्सल कहा है, लेकिन ये जाहिलों को पता नहीं। और फिर देखें अरब कंट्रीज़ को सोचना चाहिए, उनकी नस्ल को ख़राब कह रहे हैं फलान ढुमकान। और घुसपैठिए तो घुसपैठिए उन्होंने उन्हीं को कहा है जो बांग्लादेश और म्यांमार से उस तरफ से घुसपैठिए आ गए हैं। वरना अदरवाइज़ मोदी जी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि जिसको इतना बड़ा हवा बनाया जाए। और इलेक्शन में अगर हम देखें ना, तो केरला से के लोग अरबियन गल्फ में बहुत ज़्यादा हैं। मैं भी जब दुबई में था तो मैं नेशनल बैंक ऑफ शारजा में काम करता था। तो हमारा, मुझे सही से याद नहीं, 180 या 190 का स्टाफ था नेशनल बैंक ऑफ शारजा का, जिसमें 157 इंडियन थे और उसमें ज़्यादातर केरला से थे। आपको दुबई में, सऊदी अरब में चाय के जितने ठिकाने मिलेंगे, हम भी सुबह जाते थे बैंक, तो मलबारी कहते हैं वहाँ पे, केरला के लोगों को सब मलबारी कहते हैं। तो मलबारी की दुकान पे जाते थे, वहाँ पे मस्का बन लेते थे और चाय, फिर काम पे जाते थे। तो बहुत ज़्यादा हैं। तो अरबियन गल्फ स्टेट से स्पॉन्सर करके केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर की तरफ से बाकायदा आधी टिकट पे इनको भेजा जा रहा है कि आधी टिकट हम देंगे, आधी टिकट तुम खर्च करो, जाओ वोट डालो। इस हद तक कोशिशें हो रही हैं। लेकिन भारत के लोगों से मुझे उम्मीद है कि वोट तो मोदी जी को ही देंगे। मैं अपने देश के तमाम मतदाताओं से अपील करूंगा कि आप अपना वोट भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को अवश्य दें। कांग्रेस पार्टी को वोट देकर अपना वोट बर्बाद न करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब एक मुंबई की हेरिटेज बिल्डिंग की तरह रह गई है, ये रहने लायक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार आ रही है और ये सरकार आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को एक नया रूप, नए रंग के साथ पेश करने जा रही है। एक लोगों के काम धंधे के स्तर पर कैसे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को सुख मिले, खुशी मिले, इस दिशा में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो यह काम आगे अनवरत जारी रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के, और इसलिए अपना एक एक वोट, जो आपका कीमती वोट है, वह वोट आप भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को ही दे, ताकि हिंदुस्तान जो बदल रहा है, जो बढ़ रहा है, और तेजी से आगे बढ़े। और भारत की जो प्रोग्रेस है उसको अगर आपने रोकना है
तो आप इलेक्शन वाले दिन घर में बैठे रहना, वोट डालने नहीं जाना, क्योंकि आपकी सुस्ती की वजह से फिर वोट जाएगा दुश्मनों को, जो भारत के दुश्मन हैं, और इस तरह फिर इस इलेक्शन में वो आराम से जीत जाएंगे और आप मुंह देखते रहेंगे, और फिर आपको लव जिहाद, वक्फ बोर्ड की बदमाशियाँ और आपके जितने फेस्टिवल हैं उन पे पाबंदियाँ लगेंगी, और उनके जितने फेस्टिवल हैं वो खुल के मनाए जाएंगे। तो अज़ीज़ दोस्तों, सोच समझ के एक तो वोट दीजिएगा, वोट को मिस ना करें। आपने जिसको भी देना है वोट ज़रूर दें, और फिर वोट देने के बाद देते वक्त सोच के दीजिएगा, परख के दीजिएगा, देखिएगा कि आपके देश के लिए किसने क्या किया है। अजीज दोस्तों, आपको पता है कि हालात किस तरह के चल रहे हैं। गोफंड की अपीलें डाली हुई हैं, लेकिन सरकार ने मुझे कुछ नहीं दिया। लोग कहते हैं मोदी का चमचा है, बीजेपी का पेड एजेंट है, फलाने ढुमकाने। सरकार चाहे तो क्या कुछ हो सकता है, मुझे तो किसी का फ़ोन तक नहीं आता, ठीक है। लेकिन मैं एज एन इंडियन, दिल से इंडियन हूँ और इंडिया का अच्छा सोचता हूँ। मैं जब ये चीज़ें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि देयर इज़ नो वन बेटर देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी एज ए सरकार इन भारत। तो अजीज़ दोस्तों, होपफुली आप सोच समझ के फैसला करेंगे और वोट डालेंगे। अजीज़ दोस्तों, कुछ लोग मुझसे शिकवा कर रहे हैं, मुझे ताने मार रहे हैं कि तुम सब मांगते ही रहते हो, तुम्हारी कोई वो नहीं है। तो देखें, बात दरअसल ये है कि मेरा कोई है नहीं, और मैं जो काम कर रहा हूँ ये तो आप कुछ दें कि ना दें, मैंने करना ही है। पहले भी मैं 30 साल से कर रहा हूँ, और ये है कि अब नोटिस में आ रहा है सोशल मीडिया की वजह से। तो मैं, ज़ाहिर है, एक मुश्किल वक्त आता है तो मैं आपकी तरफ ही देखता हूँ, और आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया है। अभी पिछले 1 साल का भी मैं जिक्र करूँ तो मैं अमेरिका गया, 1 महीना रहा, अमेरिका के 9-10 शहरों में गया। मेरी तो हैसियत नहीं थी, इतना बड़ा और इतना महंगा ट्रिप अमेरिका के दोस्तों ने किया अरेंज। फिर मैं इंडिया गया, 7 हफ्ते इंडिया में रहा, 23 शहरों और गाँव में गया। मेरे पास तो गुंजाइश ही नहीं थी, मैं तो कर ही नहीं सकता था। मेरा नुकसान सिर्फ इतना हुआ कि मेरा 2 महीने का यूट्यूब ख़राब हुआ, वीडियोस नहीं लगा सका। तो नतीजा ये निकला कि मेरा बजट ख़राब हो गया घर का। लेकिन बहरहाल, इतना लंबा ट्रिप, इतना महंगा ट्रिप, सब कुछ आपने किया, तो मैं तो आप लोगों की तरफ देखता हूँ। अब देखें मिला क्या है। अभी तक मेरा जो टारगेट है आधा भी नहीं हुआ पूरा। अब ये एक केरला का आदमी है, मुसलमान, वो सऊदी अरब में उसको सज़ाए मौत अनाउंस हुई है, तो उसकी मदद के लिए मुसलमानों ने कैंपेन चलाई, 35 करोड़ इंडियन रुपीस जमा कर लिए हैं। ये इनकी यूनिटी है, ये इनका यूनिटी है कि आप देखें कि किस तरह उसकी मदद हो रही है। लेकिन हमारा ये है कि मैं तो आपसे कोई 35 क्या 1 करोड़ भी नहीं मांग रहा मैं तो। लेकिन मेरी जो लंदन में जिस हिसाब से हालात हैं, और फिर जो ये ताना मारते हैं ना कि तुम मांगते हो, तो डोनाल्ड ट्रंप बिलियनर है, वो इलेक्शन के लिए मांग रहा है, बाइडन मांग रहा है, यहाँ ऋषि सुनक मांग रहा है। पूरी दुनिया में ये लोग तो फिर पॉलिटिक्स में जीतने के बाद क्या वो आम आदमी को कुछ देते हैं? उल्टा यूज़ करते हैं, माल बनाते हैं। भारत में भी मांगते हैं ना, ये इलेक्ट्रो बोल्ड और ये इलेक्शन बोल्ड और बॉन्ड और ये जो चीज़ें हैं, ये दुनिया में इसी तरह चीज़ें चलती हैं। और आप अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से अपने जिस आदमी को सपोर्ट करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से कि आपको लगता है, तो मैं तो भाई ओपनली सब चीज़ें कर रहा हूँ। मैं न्यूज़लेटर निकाल रहा हूँ, आप लोगों ने मेरी एक्टिविटीज़ देखी हैं, और मैं ये है कि करता रहूँगा ये। लेकिन प्लीज़ थोड़ा कदम बढ़ाइए, मेरी मुश्किल को हल कर दीजिए।